बैठ जाओ। ए बंदर बैठना रे, इतना टाइम हो गया है अभी तक बैठा तू लोग ना है। हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, नया टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो। रे बैला रे, मुंह बंद करना रे, मुंह बंद करो, ना तो जो है श्वसन नहीं होगा, श्वसन ना हुआ तो 1 2 3 हो जाएगा। चलो गुड मॉर्निंग सभी लोग को। ऑनलाइन वालों, आप लोग का ये अब जो है बायोलॉजी क्लास, ठीक है ना, बायोलॉजी क्लास वही टाइम रहेगा, 9:30 रहेगा। आज थोड़ा लेट है, ठीक है ना, लेकिन 9:30 ही रहेगा, चूंकि मैथ क्लास फिर स्टार्ट हो गया है। मैथ क्लास जितना दिन बंद था उतना दिन आप लोग को लक्ष्य बेस का टाइम 9 बजे कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर वही आपका नोटिस आ जाएगा, आज आपका लेट क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलो श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को समझते हैं, यहां ध्यान दो। श्वसन तंत्र क्या है, तो श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र किसे बोलेंगे, तो आप लोग श्वसन, पहले श्वसन के मतलब है, श्वसन तंत्र में हमको पढ़ना क्या है। श्वसन तंत्र में वो सभी अंग को पढ़ना है, वो सभी अंग का अध्ययन करना है। अध्ययन, श्वसन तंत्र का मतलब वो सभी अंग का अध्ययन करना है ना, अध्ययन करना है जो श्वसन में हेल्प करता है। श्वसन में, जो श्वसन में हेल्प करता है, हेल्प, श्वसन में हेल्प करने वाला, है ना, श्वसन में हेल्प करने वाला सभी अंग को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र। श्वसन, जैसे इसी में आएगा नाक, क्या आएगा, नाक, इसी में आएगा नाक, नासिका, क्या आएगा, नासिका, क्या आएगा, इसी में आएगा ट्रेकिया, क्या आएगा, ट्रेकिया यानी श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, श्वास। इसी में आएगा फेफड़ा, क्या आएगा, फेफड़ा। हम लोग श्वसन करते हैं फेफड़ा से, नहीं करते हैं रे, फेफड़ा से श्वसन करते हैं। और इसी में पढ़ेंगे, है ना, डायफ्राम, क्या पढ़ेंगे, डायफ्राम श्वसन में हेल्प करता है, यानी वो सारा अंग, वो सारा अंग जो श्वसन में हेल्प करता है उसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। ऐसे आप लोग पढ़ते हैं, कोशिका के मिलने से ऊतक, और ऊतक के मिलने से अंग, और अंग के मिलने से अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिल जाएगा तो पूरा बॉडी, पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो ये अंगे हैं और ये अंग श्वसन में मदद कर रहा है, तो श्वसन तंत्र। पाचन में मदद करने वाला पाचन तंत्र, उत्सर्जन में मदद करने वाला उत्सर्जन तंत्र। कंकाल के में कंकाल तंत्र, जनन में मदद करने वाला प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले समझेंगे श्वसन क्या है। श्वसन क्या है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन। तो आप लोग सोचते हैं
कि श्वसन का मतलब ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना नहीं, ऑक्सीजन लेना और केवल ऑक्सीजन लेना और केवल CO2 छोड़ना यह श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब है क्या ना, ऑक्सीजन एवं एंजाइम के मदद से ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करना श्वसन कहलाता है। इन्हें खाली ऑक्सीजन ले लिए हैं और CO2 छोड़ दिए हैं तो श्वसन है नहीं, है ना। हम जानते हैं श्वसन में क्या बोलेंगे, तो श्वसन में बोलेंगे, है ना, श्वसन में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन एवं एंजाइम के मदद से कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को यानी कोशिका को ईंधन देने वाला, कोशिका को ईंधन देने वाला ग्लूकोज है कौन है, तो O2 एवं एंजाइम के मदद से कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा एवं CO2 मुक्त करना ही श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता। तो श्वसन में केवल ऑक्सीजन लेना और केवल CO2 छोड़ना श्वसन नहीं है। श्वसन में जब तक ग्लूकोज नहीं जलेगा, ईंधन है रे, ईंधन कोशिका का ईंधन है, यानी यही तुम्हारा बॉडी को ईंधन है, यानी यही एनर्जी देने वाला है। ईंधन नहीं जलेगा तो एनर्जी मिलेगा। तो जब तक श्वसन का मतलब हुआ कोशिका ईंधन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन एवं विभिन्न एंजाइम की मदद से टूटना और टूटकर ऊर्जा एवं CO2 मुक्त करना ये सारी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, समझा। अब श्वसन यानी रेस्पायरेशन, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, दम्बर पूछता है तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ये पूछता है। तो श्वसन बहुत सारा अभिक्रिया है। श्वसन यहां ध्यान दो, श्वसन जो है ये श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, लेते हैं तो ऑक्सीकरण तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है श्वसन एक, क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए ऑक्सीडेशन। और कैसे अभिक्रिया है, तो श्वसन एक विघटन या अवघटन या वियोजन अभिक्रिया है। और श्वसन को विघटन या अवघटन या वियोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज टूटता है। अरे पहला श्वसन में कौन टूटता है, ग्लूकोज। 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 किसी का टूटना विघटन या अवघटन या वियोजन। तो क्या श्वसन में टूटता है कि जुड़ता है, श्वसन में टूटता है। श्वसन में क्या टूटता है, ग्लूकोज। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है और श्वसन में ग्लूकोज टूटता है। टूटना कोई क्या बोलते हैं, या एक अपघटन या विघटन या वियोजन डिकम्पोजिशन। वियोजन अभिक्रिया है। समय आ गया क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज। और किसी का भी टूटना वियोजन विघटन या अवघटन। दिल का टूटना वियोजन विघटन या
अवघटन समागम शादी टूटना यानी तलाक होना, वियोजन विघटन या अवघटन हड्डी टूटना, वियोजन विघटन या अवघटन हड्डी जोड़ देंगे तो संयोजन पैचअप हो गया, संयोजन ब्रेकअप हो गया, वियोजन विघटन या अवघटन शादी हुआ, संयोजन तलाक हुआ, वियोजन जहां भी टूटेगा, जहां भी टूटेगा वियोजन विघटन या अवघटन, समझा रे। और कैसे विक्रिया है, या एक उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, अभिक्रिया भी है उष्मा क्षेपी, उष्मा। अब आप लोग बोलिएगा सर उष्मा क्षेपी कैसा है, क्योंकि ग्लूकोज जलता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जलेगा तो क्या देगा, उष्मा, क्या देगा, यानी जैसे जब ऑक्सीजन के मदद से ग्लूकोज जलता है तो CO2 मुक्त होता है, और CO2 गर्म गैस, अरे CO2 गर्म गैस ना है, ग्रीन हाउस गैस ना है, तो CO2 गर्म गैस क्या है, यानी गर्म गैस है, यानी CO2 मुक्त, यानी उष्मा दिया, उष्मा क्या, उष्मा दिया, यानी इसलिए उष्मा क्षेपी। इसलिए जब नाक से हवा छोड़ता है तो कैसा हवा निकलता है, गर्म हवा, कैसा हवा, गर्म हवा। ये महसूस होगा खासकर ठंडा में, कम महसूस होगा, ठंडा में खासकर महसूस होता है। मुंह से करेगा फूकेगा तो मुंह से भी फूकेगा तो गर्म हवा जा रहा है, ठंडा हवा, ठंडा में वातावरण का हवा कितना ठंडा होता है, तो ठंडा हवा अंदर जाता है, लेकिन क्या अंदर से ठंडा हवा निकलता है, नाक से छोड़ेगा गर्म हवा, मुंह से छोड़ेगा गर्म हवा, तो यानी उष्मा ऑटोमेटिक मुक्त हुआ, मुक्त। इसलिए श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। वो लिख रहा उपचयन, अरे पहले ऑक्सीकरण कोई उपचयन बोलते हैं, लला कितना पढ़ लिया केमिस्ट्री में, ऑक्सीकरण कोई उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकरण कोई उपचयित बोलते हैं, ऑक्सीकरण कोई ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण कोई अपकारक बोलते हैं। बोले रे पढ़ा कभी तो ऑक्सीकरण, आप बार बार नामा नहीं लिखते रहेंगे, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है उपचयन, क्या होता है, उपचयन, उपचयन, समझा बंदर, समझा रे। अब यहां पर ध्यान दो, श्वसन एक अभिक्रिया और है, वो कौन अभिक्रिया है, श्वसन एक अपचयी, क्या अपचयी को बोलते कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म अभिक्रिया है, यानी श्वसन एक कैटाबोलिज्म यानी अपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया भी है। तो चारों अभिक्रिया श्वसन है। अब परीक्षा में जो ऑप्शन रहेगा वो मारना है, अगर 3 गो रहे और तीनों ई लिखा रहे तो इनमें सभी मार देना है, ठीक है ना। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया है, श्वसन एक अवघटन विघटन या वियोजन अभिक्रिया है, श्वसन एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, और श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया भी है। अब बोलेगा सर अपचयी क्या होता है, समझो, अपचयन नहीं बोल रहे हैं, अपचयी, अपचयन अलग है, अपचयी अलग है, ठीक है ना। तो अपचयी क्या होता है समझो, अपचयी क्या होता है समझो। हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस होता है, हमारा बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस होता है। हमारा बॉडी को सही ढंग से सुचारू रूप से समझा देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, और आता है तो आप लोग समझ नहीं पाते, गलती मार देते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस मतलब श्वसन पाचन उत्सर्जन, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो वो सभी प्रोसेस को बोलते हैं च्यापचय, क्या बोलते हैं, च्यापचय। च्यापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, 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 मेटा। तो हमारे बॉडी में होने वाले सभी प्रकार के क्रिया को च्यापचय क्रिया, च्यापचय क्रिया, च्यापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, 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 च्यापचय क्रिया, च्यापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता। अब मेटाबॉलिज्म के 2 भाग में बांटते हैं, थोड़ा ये लिखेगा तो बगल में लिख लेना, ठीक है ना। वही समझा देते हैं, मेटाबॉलिज्म 2 भागों में बांटते हैं, मेटाबॉलिज्म को 2 भागों में बांटते हैं।
है मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटते हैं। है मेटाबॉलिज्म को कितना भाग में? दो भागों में बांटा जाता है। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा जाता है। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलेंगे उपचय, क्या बोलेंगे? उपचयी क्रिया, क्या बोलेंगे? उपचयी क्रिया, क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे उपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया, उपचयी। एक को बोलेंगे अपचयी, क्या बोलेंगे? अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया। उपचयी का मतलब देख लो, उपचयी को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। उपचयी का मतलब एनाबॉलिज्म, उपचयी का मतलब एनाबॉइड मानुस। पढ़ा आप ये यहाँ पर ही पढ़े लाया पिछवा सेकंड बेंच वाला खड़ा। पहला कहां से आया? जम्मू से। जम्मू या घर है ना? कहाँ है घरा? अरे बगुला कहाँ घरा है? जम्मू कहाँ है? अहमदाबाद। अरे बरमानु से पढ़ा रहे इधर तक से। जहां में ऐसा कर ले, यहाँ ध्यान के देगा? बोला पढ़ ले। वो तो जम्मू वाला सब लोल रहा है, एलो एल लोल। साबित भी कर दे लोले, ये पढ़वो ना है। बट बंदर कहीं का ध्यान यहाँ देना चाहिए तो अलग दुनिया में रहता है। याद है तो उपचयी को बोलते हैं ना बोलिज्म, है ना बोलिज्म, है ना बोलिज्म, है ना। और अपचयी को बोलते हैं केटाबोलिज्म, केटा बोलिज्म, केटा बोलिज्म, केटा। अपचयी को क्या बोलते हैं? केटाबोलिज्म, केटा बोलिज्म, केटा बोलिज्म, केटा। एकदम सिंपल है, खड़े आपको इसका अर्थ पता नहीं रहता है, इसीलिए आप गलत मान के चलाते हैं, गलत मान के चलाते हैं। लेकिन जबकि बहुत सिंपल है। यहाँ ध्यान दो, उपचयी का मतलब क्या हुआ? उपचयी का मतलब हुआ, ठीक है ना, उपचयी का मतलब हुआ छोटा छोटा मिलकर बड़ा होना, यानी सरल मिलकर जटिल होना। सरल मिलकर यानी एक तरह का संयोजन है, क्या है? यानी सरल पदार्थ मिलकर, सरल पदार्थ मिलकर जब जटिल हो, क्या हो? जटिल पदार्थ का निर्माण करे, जटिल अणु का निर्माण करे, तो समझ जाओ वह उपचयी। उपचयी यानी एनाबॉलिज्म, एना एक नाम है केटाबॉलिज्म। केटा, केटा यानी कट, केटा यानी काटना, केटा कट यानी काटना, केटा कट यानी काटना, केटा कट यानी काटना, काटना यानी तोड़ना, यानी टूटना। यानी पहले जटिल है, पहले जटिल है, उसके बाद कट गया, क्या हुआ? यानी जटिल जब सरल, जटिल जब सरल भाग में बट गया, सरल भाग में जटिल अणु या जटिल पदार्थ, जटिल अणु या जटिल पदार्थ जब सरल अणु में, सरल अणु में बट गया, उसे बोलते हैं अपचयी। केटाबॉलिज्म, केटा। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल दिए थे, श्वसन में क्या हुआ? ग्लूकोज, क्या हुआ? कोशिकीय ईंधन क्या था? ग्लूकोज क्या था? ग्लूकोज नहीं था रे। और ये विभिन्न ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन के और विभिन्न एंजाइम के मदद से टूट नहीं गया था। CO2 प्लस H2O प्लस और 30 ATP ऊर्जा में टूटता है, पता है ना? क्या यह अकेला है तो जटिल है? क्या यहाँ टूट गया तो टूट गया तो क्या है? अपचयी, अपचयी। केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। टूटना को ही बोलते हैं वियोजन, विघटन और अघटन। लेकिन बात करेंगे हम किसका? ये आपका श्वसन, क्या है ये जो रिएक्शन है क्या है? यह श्वसन में होता है। किसमें होता है? इसीलिए तो लिखाए थे श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है, अपचयी क्रिया है। और बताएंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कैसा अभिक्रिया है?
प्रकाश संश्लेषण जो है कैसा क्रिया, तो उपचयी कैसा है, उपचयी। अब तुम लोग बोलेगा कैसे, तो हम बोलेंगे ऐसे, कैसे तो हम बोलेंगे ऐसे, हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा CO2 लेता है और H2O लेता है और सनलाइट, सन लाइट और क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, पत्ती क्या बनाता है, ग्लूकोज क्या बनाता है। तो क्या ये छोटा छोटा नहीं है, छोटा छोटा है रे, सरल है और बन गया जटिल, बन गया है जटिल, तो उपचयी ना हुआ, एनाबॉलिक ना हुआ, एनाबॉलिक, और साथ में ऑक्सीजन भी देता है ना। तो इसीलिए आपको इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप लोग को थोड़ा समय नहीं होता है तो आप लोग गलत मार के चलाते, बोलते कौन सी है, आपको दिक्कत। तो चयापचय क्रिया, चयापचय दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, चयापचय, चयापचय। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटा चयापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, चयापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, उपचयी और अपचयी, उपचयी और अपचयी। उपचयी को इंग्लिश में एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, अपचयी को केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, केटा। जब छोटका मिलकर बड़का बन जाए तो उपचयी, उपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया। और जब बड़का टूट जाए तो अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया। जब सरल जटिल हो जाए उपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया। और जब जटिल सरल हो जाए अपचयी क्रिया, अपचयी। श्वसन क्या है, अपचयी क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या है, उपचयी क्रिया। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है रे, अरे बंदे को दिक्कत है ना, दिक्कत, यहाँ ध्यान दो। तो अभी आपको हम ये सभी पढ़ाए थे, ठीक है ना, फिर यहाँ पढ़ाए थे, ठीक है। अभी बताए थे कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, ग्लूकोज किसे बोलते हैं, कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन, कोशिका का ईंधन, कोशिका का। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन, ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन, ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12 और 6, C6H12 और 6। फिजिक्स कब शुरू होगा, इतना दिमाग ना है, फिजिक्स शुरू होगा बायोलॉजी के बाद ना, दिमाग है। फिजिक्स कब शुरू होगा, बायोलॉजी के बाद ना रे। हम कौन सी बोले वाला, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी हुआ, अब बायोलॉजी के बाद कौन सी बचा है, फिजिक्स में बचा है ना, बचा है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन किसे बोलते हैं, ग्लूकोज किसे बोलते हैं, ग्लूकोज किसे बोलते हैं, ग्लूकोज किसे बोलते हैं। और ये अभी देख लिए, अभी हम बताए थे कि श्वसन जो है ना, श्वसन ये क्या है, तो ऑक्सीजन एवं एंजाइम के मदद से कोशिकीय ईंधन को तोड़कर ऊर्जा एवं CO2 मुक्त करना श्वसन कहलाता है। श्वसन का मतलब बिल्कुल यहां तक नहीं, केवल ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, श्वसन नहीं कहता, तो श्वासोच्छ्वास क्या बोलते हैं। अब थोड़ा समझेंगे श्वासोच्छ्वास, क्या समझेंगे, श्वासोच्छ्वास इंपॉर्टेंट है, श्वासोच्छ्वास, 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 श्वासोच्छ्वास। आप लोग का टेस्ट बताएंगे, टेस्ट आपका वो कब हुआ था, टेस्ट चलता है मंडे, 100 नंबर का बिहार पुलिस दरोगा का टेस्ट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सप्ताह में 3 सेट। तो वेडनेसडे को हो गया, आज कौन डे है, फ्राइडे। तो आज भी आप लोग का एक टेस्ट है, पटना वगैरह जो है, पटना वगैरह भी दे सकता है, और जिसको यहाँ देना है यहाँ तो होबे करेगा, ठीक है। फिर अंतरिम सोल्यूशन होगा, समझा रहे बंदो। श्वासोच्छ्वास, ये श्वासोच्छ्वास क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग क्या बोलते हैं, तुम लोग पता है ना, ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद मतलब श्वास लेना, ब्रीद मतलब
श्वास लेना, तो श्वासोवास मतलब ब्रीदिंग, श्वासोवास मतलब ब्रीदिंग, श्वासोवास के मतलब ब्रीदिंग, श्वासोवास के मतलब ब्रीदिंग, ब्रीथ। इसको दो भाग में बांटते हैं। आगे इसको अच्छी तरह से लिखा होगा, आगे इसको अच्छी तरह से लिखा होगा। श्वासोवास को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, पता है ना? दो भागों में बांटा जाता, श्वासोवास को दो भाग में बांटा जाता है, दो भाग में बांटा जाता है। पहला है परच्छवास, क्या है? अब जो लिखना लिख दो, परच्छ वास, परच्छ वास, परच्छ वास। और दूसरा उच्छ्वास, उच्च प्रच्छवास प्लस उच्छ्वास इक्वल टू श्वासोवास, प्रच्छवास प्लस उच्छ्वास इक्वल टू श्वासोवास, श्वासो और प्रच्छवास को ही बोलते हैं निश्वासन, निश्वासन, ऐसे लिख दो, निश्वासन, श्वासन, 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 श्वासन। और उच्छ्वास को बोलते हैं निश्वासन, निश्वासन, निश्वासन। नोट्स में उल्टा लिखा गया है, नोट्सवा में सुपल, नोट्स में जहां प्रच्छवास लिखल है वहां उच्छ्वास करो, और जहां उच्छ्वास है वहां प्रच्छवास करो। नोट्स में थोड़ा उल्टा लिखा गया है, जहां प्रच्छवास है वहां उच्छ्वास करो। अरे इसी को अंतःश्वासन इसी बोलते हैं। निश्वासन को ही अंतःश्वासन बोलते हैं, निश्वासन को ही अंतःश्वासन। इनहेल इसे बोलते हैं, क्या पता है? इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन यानी इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, अंदर। इसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन यानी बाह्य श्वसन। अगर इसको और हिंदी लिखे तो इसको बोलेंगे अंतःश्वासन। क्या बोलेंगे? अंता मतलब इन, ये मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, अंतःश्वासन, अंतःश्वासन, अंतः। ऐसे को बोले एक्स मतलब बाह्य, एक्स मतलब बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, बाह्य। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, और कभी कभी जो है क्या ना, आप लोग बहुत सारा जगह गलती भी दिया जाता है, तो कैसे याद रहेगा? देखो, प्रच्छवास मतलब निश्वासन, निश्वासन, इनहेलेशन, इनहेलेशन, अंतःश्वासन, अंतः। इन मतलब अंदर, ई मतलब अंदर, अंदर मतलब अंतः, अंदर मतलब अंतः यानी अंदर। क्या? तो ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का लेना प्रच्छवास। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का अंदर लेना, अंदर लेना प्रच्छवास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का अंदर लेना प्रच्छवास, ऑक्सीजन लेना प्रच्छवास, ऑक्सीजन लेना प्रच्छवास, ऑक्सीजन लेना प्रच्छवास, ऑक्सीजन लेना प्रच्छवास। CO2 छोड़ना, CO2 छोड़ना, उच्छ्वास छोड़ रहे तो आउट, छोड़ रहे तो आउट यानी एक्सहेलेशन, एक्स यानी बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो निश्वासन, यानी इन, 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 इन हेलेशन यानी अंदर, 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 अंतःश्वासन, अंतःश्वासन। अब इससे कंफ्यूजन बहुत होता है। के पगला के ले रे की बोलता है बंदर? ब्रेन छिलाता है जानवर, हम तो सुरक्षा पे करके हिरा देंगे। जानवर एक गाना सुना है, कलेजवा हिरा देनी। कलेजवा पर चढ़ के बोलेंगे कलेजवा हिल जाएगा, ठीक है ना? बरंचवा हिलाता है। चलो यहां ध्यान दो,
अब इसमें जो है बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, कौन प्रच्छवास है कौन उच्छ्वास है, इसमें फिर आगे जब कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सीजन लेना प्रच्छवास उच्छ्वास भूल जाएगा, और CO2 छोड़ना प्रच्छवास है या उच्छ्वास भूल जाएगा। भूल तो कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग के घर में देखते होंगे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है तो क्या बोलता है, परछ के अंदर की बाहर। अरे जो आता है, जो दुल्हन आता है, दुल्हन उसके परछ के अंदर की बाहर। अरे बोला बोलो नहीं, दुल्हन को परछ के अंदर की बाहर, अंदर ता भूलेगा। परछ का मतलब अंदर, समझा बंदर। परछ के मतलब अंदर, परछ के मतलब अंदर, समझा बंदर। अब भूलेगा, कंफ्यूजन होगा नहीं। यानी प्रच्छवास के मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन। परछ के मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, तो उच्च मतलब बाहर। CO2 छोड़ना, CO2 छोड़ना। नहीं समझा है? अरे समझा है। चलो इसको हम थोड़ा ये बता देते हैं, चूंकि एक बार और लिखना पड़ेगा, चूंकि एक बार और लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा हम यही सब बता देते हैं। 2 बार 3 बार काल पढ़ाएंगे, अभी ताजा ताजा है तो ताजा ताजा है तो यही पढ़ा देते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। तो थोड़ा देखते हैं, हम जानते हैं हम लोग है ना क्या लेते हैं, तो वायु लेते हैं। हम लोग नाक के अंदर क्या केवल ऑक्सीजन घुसता है? नहीं, नाक के अंदर हवा घुसता है। नाक के अंदर हवा घुसता है, वायु घुसता है। हाँ, उसमें वायु में सब कुछ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज है ना है रे। लेकिन जब सब जाता है अंदर, तो हीमोग्लोबिन के पास जब पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन बोलता है नाइट्रोजन साइड लगो, CO2 साइड लगो, आर्गन साइड लगो। कहाँ है ऑक्सीजन रे? ऑक्सीजन से प्यार हो जाता है। क्या जाता है? किसको? हीमोग्लोबिन को। किसको? और सबको लौटा देता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। तो हम जानते हैं जब श्वसन करते हैं तो नाक के अंदर जाता है वायु। क्या जाता है? वायु। क्या जाता है? यानी प्रच्छवास, यानी निश्वसन, यानी अंतःश्वसन में हम लोग वायु में नाइट्रोजन कितना %? नाइट्रोजन 78 लिखल है। नाइट्रोजन बताओ, हवा लिए तो हवा में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है? 78। 70 हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 21 हवा में CO2 है, हाँ कितना है? 0.03%। हवा में आर्गन है, यस कितना है? 0.93%। यह सब गया अंदर, सब गया, समझा बंदर? यह सब नाक के द्वारा कहाँ गया? अंदर। कहाँ गया? अंदर। कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ा में। कहाँ पहुंचेगा? और जैसे हवा फेफड़ा में पहुंचेगा तो छाती चौड़ा, छाती बोलता है ना, फुलाने बोलता है ना। आप लोग को बोलता है 5 इंच फुलाने ना, बोलता। अरे बोला 5 है ना, जितना रहेगा, जितना तुम्हारा एगो मिनिमम खोजता है। मिनिमम कितना खोजता है? 80, 81, जितना भी खोजता है मिनिमम। और जितना तुम्हारा छाती है उससे 5 इंच ज्यादा फुलाना पड़ता है, फुलाना पड़ता है। तो कैसे फुलाएगा? हवा निकाल के भर के, अरे भर के फुला देता है। यानी प्रश्वास, यानी निश्वसन, यानी अंतःश्वसन। ये सभी जाएगा फेफड़ा में। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में जाए। और फेफड़ा में जब पहुंचेगा, फेफड़ा में जब पहुंचेगा तो फेफड़ा के एली बोलाई। फेफड़ा का इकाई क्या है? एली बोलाई, एली बोलाई, एली बोलाई यानी वायु कोश। वायु, और वायु कोश में होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। क्या होता है?
अब ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन किससे प्यार करता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन किससे प्यार करता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन प्यार करता है ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन प्यार करता है। तो हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन 21% ऑक्सीजन आएगा। तो कहेगा कि 4% कम से कम हमरा दे दो, और 4% ऑक्सीजन को है ना हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। यानी हीमोग्लोबिन 21% ऑक्सीजन में से 4% ऑक्सीजन पकड़ेगा, कहेगा चलो मेरे साथ, चलो मेरे। हीमोग्लोबिन जो है 21% ऑक्सीजन में से 4%, 4 से 5, ठीक है ना, 4 से 5, तो 4% ऑक्सीजन अपने साथ पकड़ के पूरा बॉडी में नचा देगा। क्योंकि पूरा बॉडी में नचाएगा, पूरा बॉडी के प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज है, क्या है, और ग्लूकोज को जलाएगा, ग्लूकोज को। तो 4% ऑक्सीजन कौन ले लिया? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ले लिया। अब जब हवा जो निकालेंगे, नाक के द्वारा जो हवा छोड़ेंगे, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन कितना बचेगा? कितना बचेगा? यानी उच्छ्वास में, उच्छ्वास में जब CO2 छोड़ते हैं, CO2, तो केवल CO2 ही नहीं निकलता, उसके अलावा उसके साथ अन्य गैस भी निकलता। तो बताओ ऑक्सीजन कितना निकलेगा? तो 17%, 17, चूंकि 4% ऑक्सीजन कौन ले लिया? हीमोग्लोबिन, हीमो, और ये 4% ऑक्सीजन पूरा बॉडी में दौड़ेगा, पूरा बॉडी में दौड़कर कोशिका में पहुंचेगा, और कोशिका में कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज है, क्या है, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को जलाएगा, और जब ग्लूकोज जलेगा तो क्या बनेगा? CO2। जब ग्लूकोज जलेगा तो क्या बनेगा? जब ग्लूकोज जलेगा तो क्या बनेगा? CO2। यानी ये 4% ऑक्सीजन CO2 में बदल जाएगा, ये 4% ऑक्सीजन CO2 में बदल जाएगा। यानी हम CO2 लिए थे 0.03%, तो क्या इतना ही निकालेंगे? नहीं, ऑक्सीजन CO2 4% बढ़ जाएगा, ये 4% CO2 बदल जाए, यानी हो जाएगा CO2 कितना? तो CO2 निकलेगा, निकलने वक्त 4% हो जाए, अरे 0.03 तो बहुत कम है ना, तो 4.03, 4.03, 4% बढ़ गया तो लगभग 4, लगभग। यानी जब हम प्रश्वास करते हैं तो इतना चीज अंदर जाता है, ऑक्सीजन गया 21%, और उच्छ्वास में ऑक्सीजन निकलेगा 17%, CO2 गया 0.03%, लेकिन निकलेगा 4%, 4%, बाकी बाद में नो चेंज, बाकी बाद में नो चेंज। नाइट्रोजन जितना है उतने निकल जाए, जितना है उतना निकल जाएगा, ऑर्गन जितना है उतने निकल जाएगा, ऑर्गन जितना है उतने निकल जाएगा। ना समझा? अरे समझा रे? ये हुआ प्रश्वास और ये हुआ उच्छ्वास, समझा बंदर? समझ गया है? अब जो है प्रश्वास करने पर क्या क्या होता है वही लिखा हुआ है, तुरंत पढ़ा देते हैं। प्रश्वास करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे अंदर, ऑक्सीजन लेंगे अंदर, तो फेफड़ा के आयतन बढ़ेगा घटेगा? सिंपल बताओ। अभी आप लोग को हम बोले थे जहां प्रश्वास है वहां उच्छ्वास लिखना, और जहां उच्छ्वास है वहां प्रश्वास लिखना, ठीक है ना? नीचे में थोड़ा सुधारना है, जहां प्रश्वास वहां उच्छ्वास, और जहां उच्छ्वास वहां प्रश्वास, ठीक है ना? तो सुनो, तो प्रश्वास में ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। अब सोचो तुम ही, ऑक्सीजन जब अंदर गया, फेफड़ा में गया ऑक्सीजन, तो फेफड़ा का आयतन बढ़ा या सिकुड़ा? बढ़ गया। क्या हुआ? यानी प्रश्वास में फेफड़ा का आयतन बढ़ता है, तो 5 चीज फुलाते कम से कम रे। फेफड़ा का आयतन, प्रश्वास में फेफड़ा का आयतन बढ़ता है, उच्छ्वास में बाहर कर दिए, उच्छ्वास में बाहर कर दिए, फेफड़ा का आयतन बढ़े घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? चलो हम यहीं पर शॉर्ट में लिख देते हैं। प्रश्वास क्या? प्रश्वास में फेफड़ा आयतन, फेफड़ा आयतन, अरे बोलो ना, फेफड़ा आयतन
बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। और उच्छ्वास में फेफड़ा आयतन, फेफड़ा का आयतन, फेफड़ा का आयतन घटता है, क्या होता है? घटता है ना, घटता है रे, घटता है, घटता। क्या रटे वाला कि समझे वाला है? समझने वाला। यानी फेफड़ा फैलता है और यहाँ फेफड़ा सिकुड़ता है। अगला प्रश्वास में, प्रश्वास में फेफड़ा के मांसपेशी, फेफड़ा के मांसपेशी सिकुड़ता है, फैलता है। फेफड़ा में है ना, फेफड़ा की जो मांसपेशी है, प्रश्वास में, वास में, वास में फेफड़ा के मांसपेशी फैलता सिकुड़ता है। तो फैलेगा ना सिकुड़ेगा? सिकुड़ेगा कैसे? जैसे अभी हम हवा ऑक्सीजन अंदर नहीं लिए, जगह ज्यादा है, जगह ज्यादा है तो सब आराम से है। ऑक्सीजन अंदर भरेंगे तो फेफड़ा बाहर को धकलाएगा, बाहर की ओर, तो बाहर को धकलाएगा तो फेफड़ा का आयतन बढ़ गया तो मांसपेशी टाइट ना हो जाएगा? मांसपेशी क्या हो जाएगा? अरे ज्यादा भर दिया है तो ऑक्सीजन जब भरेगा तो फेफड़ा का आयतन बढ़ा, यानी फेफड़ा बाहर की ओर धकला गया तो मांसपेशी टाइट हो गई, सिकुड़ गया। क्या हुआ? यानी फेफड़ा का मांसपेशी सिकुड़ता है ना, सिकुड़ता है रे। तुम खाना नहीं खाया, खाना ना खाया तो पेट लूज ना है? अरे बैला, तुम खाना नहीं खाया तो पेट है लूज, पेट है तो क्या मांसपेशी सिकुड़ल है? क्या मांसपेशी सिकुड़ा है? पेट सिकुड़ा हुआ है, पेट सिकुड़ा हुआ है, मांसपेशी सिकुड़ा हुआ नहीं है। वो तो अभी लूज लूज कर रहा है, लूज है, क्या है? और जैसे खाना ठूसा, खाना ठूसा, पेट का आयतन बढ़ गया, पेट का आयतन बढ़ गया, अब पेट हो गया टाइट, पेट हो गया, यानी पेट के मांसपेशी भी हो गया टाइट ना, हो गया रे, समझा है? तो यहाँ हवा लिए, हवा तो फेफड़ा आयतन बढ़ा और मांसपेशी सिकुड़ा, मांसपेशी ना समझा है ना। अगर समझा है तो पेट के बारे में सोचना है, ना समझा तो किसके बारे में सोचना है? पेट के बारे में सोचना है। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हवा बाहर निकाल दिए, हवा बाहर निकाल दिए तो आयतन घट गया, आयतन, और फेफड़ा हो गया नॉर्मल, क्या हो गया है? यानी मांसपेशी फिर फैला है, क्या है? फैला हुआ, लूज हो गया, क्या हो गया है? यहाँ पर उच्छ्वास में क्या होता है? मांसपेशी फैलता, फेफड़ा के मांसपेशी फैलता है ना, समझा? जब प्रश्वास होगा, ये हम जानते हैं, फेफड़ा हो या हृदय हो, ये 12 जोड़ी पसलियां के अंदर होता है ना, होता है। फेफड़ा और मांसपेशी को सुरक्षा देता है इसके ऊपर पाए जाने वाला 12 जोड़ी पसलियां, लिप्स, रिप्स, रिप्स, 12 जोड़ी पसलियां देते हैं ना। अगर ये 12 जोड़ी पसलियां ना होता, अकल ऐसे ऐसे ऐसे, तुरंत जो है राम नाम सत्य, क्या हो जाता? क्योंकि हृदय काफी नॉर्मल है, हृदय काफी कोमल ना है, हृदय बहुत कोमल है, दिल बहुत कोमल है। थोड़ा सा अटैक आता है तो झेल नहीं पाता, झेल पाता है? हृदय में थोड़ा सा अटैक आता है तो झेल नहीं पाता है, और तुम ऐसे से करता तो कहा बच पाता? बर काटे तुम अपने दे देता, ना दे देता। वो भाग बनाओ कि यहाँ पर 12 जोड़ी पसलियां है, यानी यहाँ पर जो है 12 जोड़ी पसली है, वही हृदय और फेफड़ा सुरक्षा करता है। अगर ये नहीं रहता और तुम बोलता है हिम्मत फरियाल, हिम्मत तो फरियाल, तो अपने चल जाता ऊपर। कहाँ चल जाता? ऊपर। तो जब फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा जब प्रश्वास करेंगे, ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, फेफड़ा क्या होगा? फैलेगा, आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो पसली अंदर घुसे, बाहर की ओर जाएगा। बताओ तुम्हें, पसलियां जो है ये अंदर घुसेगा कि बाहर की ओर जाएगा? बाहर की ओर खिसकेगा। यानी प्रश्वास में पसली क्या होता है? प्रश्वास में 12 जोड़ी पसलियां, 12 जोड़ी पसलियां क्या होता है? बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या होता है?
खिसकता है, खिसकता। इसे रटना ना है, रटेगा तो कभी नहीं बनेगा। समाज जाल है तो आराम से बनेगा। समा गया। अब जब ऑक्सीजन CO2 छोड़ दिए, हवा निकाल दिए बाहर, तो पसली क्या होगा? फेफड़ा भी अंदर चल जाएगा और पसली भी नॉर्मल हो जाएगा अंदर। कहाँ चल जाएगा? यानी उच्छ्वास में, उच्छ्वास में 12 जोली पसलियां सब लिखल है। 12 जोली पसलियां अंदर की ओर खिसकता है, अंदर की ओर खिसकता है। ना समझा? अरे समझा, अरे समझा। चलो और देखते हैं। ये प्रच्छवास, प्रच्छ हम जानते हैं कि हृदय और फेफड़ा के नीचे पेट स्टार्ट हो जाता है। हृदय और फेफड़ा के जब नीचे जाएंगे उसके बाद मिलेगा पेट। क्या मिलेगा? पेट। क्या मिलेगा? पेट। तो पेट वाला भाग को और हृदय वाला भाग को, पेट वाला भाग को उदर गुहा, पेट वाला भाग को उदर, उदर मतलब पेट, उदर मतलब पेट वाला भाग को उदर गुहा, पेट वाला भाग को उदर गुहा, चेस्ट वाला भाग को बच गुहा, चेस्ट वाला भाग को बच गुहा, चेस्ट वाला भाग को बच गुहा, पेट वाला भाग को उदर गुहा, पेट वाला भाग को उदर गुहा, चेस्ट वाला भाग को वच गुहा। क्या दोनों मिल जाता है? नहीं, दोनों को अलग करता है, दोनों को अलग करने वाला होता है। तो वच गुहा और उदर गुहा को जो अलग करता है उसका नाम है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम क्या है? बोलो। वच गुहा उदर गुहा अलग करने वाला डायफ्राम, वच गुहा उदर गुहा अलग करने वाला डायफ्राम। सर नोट में गलत लिखा हो, प्रच्छवास उल्टा पुल्टा। तो बोले तो जहां प्रच्छवास है प्रो काट के कर दो उ, और जहां उच्छ्वास है वहां उ को बना दो प्रो, उ को बना दो प्रो, बाकी बात सब सही है। समझा बंदर? हाँ, तो सुनो यहाँ पर। तो बोल रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं कि डायफ्राम हम क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं क्या? वच गुहा, वच गुहा, वच गुहा एवं उदर गुहा, उदर गुहा को अलग करता है, अलग करता। वच गुहा एवं उदर गुहा कौन अलग करता है? डायफ्राम। कौन अलग करता है? डायफ्राम। कौन अलग करता है? डायफ्राम। अब तुम ही सोचो, क्या ना? यह है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम क्या है? और डायफ्राम के ऊपर क्या है? वच गुहा, वच, और वच गुहा में ही क्या है? फेफड़ा और हृदय, फेफड़ा और डायफ्राम के नीचे क्या है? उदर गुहा, उदर गुहा, उदर गुहा। और उदर गुहा में आएगा अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ना आएगा रे। और ये दोनों को अलग करने वाला है डायफ्राम, दोनों को अलग करने वाला डायफ्राम। तो ये क्या है? डायफ्राम क्या है? डायफ्राम क्या है? डायफ्राम, डायफ्राम ना। अब सोचो, तुम किया प्रच्छवास, क्या किया है? उच्छ्वास, प्रच्छवास किया, क्या किया है? प्रच्छवास का मतलब हवा लिया अंदर, हवा लिया, हवा जब अंदर लिया तो फेफड़ा क्या हुआ? फैला। फेफड़ा क्या हुआ? फैला। जब फेफड़ा फैलेगा तो डायफ्राम नीचे दबेगा कि ऊपर? डायफ्राम नीचे जाएगा कि ऊपर? सिंपल बात है, नीचे। कहां जाएगा? यानी प्रच्छवास में डायफ्राम नीचे दबता है, प्रच्छवास में डायफ्राम नीचे दबता है। समझा बंदर? प्रच्छवास में क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? प्रच्छवास में डायफ्राम, प्रच्छवास में डायफ्राम, डायफ्राम नीचे दबता है, नीचे दबता है। समझा? जब हवा को बाहर कर दिए तब डायफ्राम कहां जाएगा? डायफ्राम झटका देगा ऊपर, झटका देगा, झटका जैसे ऊपर देगा तो हवा बाहर, झटका ऊपर देगा तो हवा बाहर। यानी उच्छ्वास, उच्च वास, उच्च वास में डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। समझा बंदर? तो अभी तक तुम लोग बताओ,
जो ये हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट बताएं, क्या ये रट कर है कि समझ कर है? रट करके समझ कर, रट कर कहीं बनाया नहीं सकता है। कथन जहां पूछ दिया कि बताओ प्रश्वास के दौरान क्या क्या कथन सही है, रट ले रहेगा तो कहीं बनिए नहीं गिरेगा। समझो ले, प्रश्वास ओ हवा अंदर ले रहे हैं, अंदर लेंगे तो क्या क्या होगा, तुरंत मारेगा सही। समझ गया है ना? तो समझ गया है? अरे समझा? प्रश्वास उच्छ्वास अच्छी तरह समझा? प्रश्वास उच्छ्वास अच्छी तरह समझा? स्वाछोवास स्वाछो, प्रश्वास प्लस वास प्लस उच्छ्वास उच्च, प्रश्वास प्लस उच्छ्वास इक्वल टू स्वाछोवास स्वाछो वास स्वाछो, यानी स्वाछोवास में स्वाछो वास में ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेना यानी प्रश्वास प्लस, और उच्छ्वास यानी CO2 छोड़ना, CO2 यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, दोनों को एक साथ स्वाछोवास, ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना, दोनों के साथ स्वाछोवास, ऑक्सीजन लेना CO2 छोड़ना, दोनों को एक साथ स्वाछोवास स्वाछो, केवल ऑक्सीजन लेना, प्रश्वास यानी इन हेलेशन यानी अंतर श्वसन यानी नि श्वसन, CO2 छोड़ना, उच्छ्वास उच्च वास यानी एक्स हेलेशन अर्थात बाय श्वसन अर्थात नि श्वसन। न समझा? अरे समझा रे? तो ये अभी जो समझा रहे तो थोड़ा टॉपिक थोड़ा कठिन था, लेकिन अब आसानी समझ गया होगा ना? समझा? कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया किसी कारण से, किसी कारण से मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो गया या गिर गया है, ठीक है ना, तो चोट वगैरह लग गया, चोट वगैरह लग गया, कपाल भी नहीं फूटा, कान भी नहीं फूटा, ठीक है ना, या कुछ हुआ, लग रहा है नॉर्मल आदमी है मर गए, धक्का लगा नॉर्मल आदमी मर गए। अगर डायफ्राम टूट जाएगा तो आदमी जिंदा रह पाएगा? अगर डायफ्राम टूट जाएगा तो क्या आदमी जिंदा रह पाएगा? डायफ्राम टूट जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर, हवा आया अंदर, हवा आया अंदर, अंदर में रह जाएगा, क्योंकि झटका देने वाला ना है। डायफ्राम जो है वो क्या देता है? झटका ऊपर की, तो CO2 बाहर, CO2 अब डायफ्राम में टूट गया, डायफ्राम में खाली ऑक्सीजन गया अंदर, रह गया अंदर, ठीक है ना। जब अंदर रह गया तो फिर तुम दोबारा श्वसन नहीं कर पाया और टाटा फिश टाटा ना हो गया रे। यानी डायफ्राम टूटने से, डायफ्राम टूटने से क्या होता है? आदमी का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। समझा बंदर? समझ गया है? चलो नेक्स्ट। अब जो पढ़ेंगे वो आप लोग को दम भर पढ़ते हैं। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार, श्वसन के, आओ जल्दी जल्दी देखते हैं। श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। श्वसन को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। श्वसन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। श्वसन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलेंगे वायवीय, क्या बोलेंगे? वायवीय, क्या बोलेंगे? वायवीय। एक को ओबाय। श्वसन को दो भाग, श्वसन को दो भाग, वायवीय और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय। वायवीय को ही बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, वायवीय को बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, वायवीय को बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, वायवीय को बोलते हैं
ऑक्सी श्वसन अवायवीय को बोलते हैं। अनऑक्सी श्वसन अवायवीय को बोलते हैं। अनऑक्सी श्वसन अवायवीय को बोलते हैं। अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी इंग्लिश से बोलते हैं वायवीय को एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक। एरोबिक का मतलब वायवीय। एरोबिक का मतलब वायवीय। एरोबिक का मतलब वायवीय। एरोबिक का मतलब वायवीय। अवायवीय को एन एरोबिक। एन एरोबिक। एन एरोबिक का मतलब ओ वायवीय। ओ वायवीय का मतलब ऑक्सीजन के मदद से, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन के वायवीय का मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को क्या बोलेंगे? वायवीय। क्या बोलेंगे? वायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को वायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को वायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को वायवीय। ऑक्सीजन के एब्सेंट में, अवायवीय ऑक्सीजन के एब्सेंट में, अवायवीय ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, प्रेजेंट एब्सेंट नहीं समझता है पहला। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वायवीय ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वायवीय ऑक्सीजन के एब्सेंट में, अवायवीय ऑक्सीजन के एब्सेंट में, अवायवीय ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वायवीय ऑक्सीजन के एब्सेंट में, अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सी क्या? ऑक्सी ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में, अनऑक्सी क्या? अनऑक्सी। यहां तक एनी कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। समझा बंदर? अंतर लिखने को आया 10 में। हाँ 10 का सिलेबस है। पाचन, श्वसन, ठीक है ना, आपका उत्सर्जन, है ना, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, अनुवांशिकी, ठीक है, ये सभी क्लास 10 का सिलेबस है। एनसीईआरटी हो या भारती भवन हो, पूरा का पूरा मिल जाता है। कितना लोग बोलता है एनसीईआरटी पढ़ा रहे? पहला तुम हमसे साइंस पढ़ा है ना, तो 9, 10 पलट के देखना। 9, 10 के तुम मास्टर ऐसी बन जाएगा। समझ गया है ना? एकदम धड़ धड़ पढ़ाएगा, स्टूडेंट भी खुश हो जाएगा। हमसे पढ़ के तुम 9, 10 का स्टूडेंट को पढ़ाना, स्टूडेंट भी सोचेगा कहाँ से इनका पढ़ावे सीख लो। समझ गया? सब कुछ आपको मिल जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा। समझ गया? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को वायवीय, अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन को अवायवीय। ओ वायवीय। अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कितना चरण में? 2 चरण में। 2 चरण में होता है वायवीय श्वसन। कितना चरण में? 2 चरण में। बोलो वायवीय श्वसन। 2 चरण में 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 अवायवीय श्वसन। केवल 1 चरण में अवायवीय श्वसन। केवल 1 चरण में, केवल 1 वायवीय। 2 वायवीय, 2 अवायवीय, 1 वायवीय, 2 अवायवीय, 1 वायवीय, 2 अवायवीय, 1 चरण में होता है। अवायवीय का 2 चरण। पहला चरण कहाँ? वायवीय का पहला चरण, पहला चरण कहाँ? और दूसरा चरण कहाँ? दूसरा चरण कहाँ? याद रखना। अवायवीय का, अवायवीय का केवल 1 चरण, केवल 1 चरण, केवल 1 चरण, केवल, यानी इसमें केवल पहला चरण ही होता है, दूसरा चरण नहीं होता। चाहे वायवीय हो या अवायवीय हो, चाहे वायवीय हो या अवायवीय हो, दोनों का पहला चरण, पहला चरण कहाँ होता है? पहला चरण होता है कोशिका द्रव।
जीव द्रव लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर दोनों में है। कोशिका द्रव, कोशिका आप लोग को जब बायोलॉजी पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कोशिका द्रव जीव द्रव में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। क्या है? चलो बताते हैं फिर से। बताए थे कि यह कोशिका क्या है और यह केंद्र क्या है, केंद्र क्या है, यह है केंद्र क्या है, केंद्र क्या है। ऐसा गोली मारो, ठीक है ना, गोली मारने जानता है। यह केंद्र क्या है, केंद्र क्या है। यह कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। पता है ना, अब पढ़ाए थे कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच, कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका झिल्ली और केंद्रक या केंद्रक झिल्ली, केंद्रक या केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाने वाले द्रव को, पाए जाने वाले द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका यानी यही है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका साइटोप्लाज्म, साइटो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटो, समझा। लेकिन केंद्र के अंदर, केंद्र के अंदर भी द्रव पाया जाता, केंद्र के अंदर भी द्रव पाया जाता है, केंद्र के अंदर भी द्रव पाया जाता है, केंद्र के अंदर भी द्रव पाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव, केंद्रक। निक्लियो प्लाज्मा, निक्लियो, निक्लियो मतलब केंद्रक, तो निक्लियो प्लाज्मा, निक्लियो प्लाज्मा, निक्लियो प्लाज्मा पढ़ाए थे। अब सब द्रव मिला दो, सब द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव यानी पूरा द्रव, पूरा द्रव, पूरा द्रव को एक साथ बोलते हैं जीव में, जीव में पाए जाने वाला द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटो प्लाज्मा, प्रोटो प्लाज्मा, प्रोटो प्लाज्मा। क्या ये कोशिका में पढ़ाए हैं? क्या ये कोशिका में पढ़ाए? एकदम पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। तो जो पहला चरण होता है, चाहे वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, पहला चरण जीव द्रव नहीं बोलेंगे, कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? तो थोड़ा सा यहाँ भी आप लोग को हमको लगता है सुधारना पड़ जाएगा। जीव द्रव नहीं, क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, साइटो। वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। पहला चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका। और पहला चरण में क्या होता है? पहला चरण में ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। क्या? पहला चरण में ग्लूकोज टूटता है, किसमें? पायरुवेट में, पायरुवेट में, पहला चरण में ग्लूकोज टूटकर किसमें बदलता है? पायरुवेट में। पहला चरण में ग्लूकोज टूटकर बदलता है पायरुवेट में। पहला चरण में, पहला चरण में ग्लूकोज टूटकर बदलता है पायरुवेट में। पहला चरण में ग्लूकोज टूटकर बदलता है पायरुवेट में। पहला चरण में ग्लूकोज टूटकर बदलता है पायरुवेट में। पहला चरण में ग्लूकोज टूटकर बदलता है पायरुवेट में। पहला चरण चाहे कोई वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन, पहला चरण दोनों में होता है। कोशिका द्रव, कोशिका, पहला चरण दोनों में होता है। कोशिका द्रव, कोशिका। और पहला चरण में ग्लूकोज हमेशा बदलता है पायरुवेट में, चाहे वह वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन हो, इसमें भी पहला चरण में ग्लूकोज बदलेगा पायरुवेट में, या अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इसमें भी पहला चरण में ग्लूकोज बदलेगा पायरुवेट में। यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, एनी प्रॉब्लम? अब बोले सर पायरुवेट क्या है तो सुनो, पायरुवेट क्या है तो सुनो। जैसे आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। क्या होता है? 6 कार्बन, C6 ना होता है,
C6H12O, 6 कार्बन। तो ग्लूकोज में के कार्बन 6 कार्बन 6। उसी प्रकार पायरुवेट उसी प्रकार पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु है। बोलेगा पायरुवेट क्या है, तो बोलना 3 कार्बन वाला अणु। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु। 2 भाग में टूट गया, 2 भाग में टूट गया, हो गया 3 3। क्या हो गया, तो 3 कार्बन वाला अणु कौन है, पायरुवेट कौन है। पायरुवेट कहाँ बनता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। और कौन चरण में, पहला चरण में, पहला अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन यही कंप्लीट हो जाता है। चूंकि इसमें केवल पहला चरण ही होता है, परंतु वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में दूसरा चरण भी होता। और दूसरा चरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट पाय, फिर ये पायरुवेट, ये पायरुवेट पायरुवेट। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में CO2 CO और H2O H2 और 38 ATP ऊर्जा देता है, 38 ATP ऊर्जा देता है। समझा बंदर। लेकिन याद रखना, याद रखना यहाँ पर जो है ना अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में पायरुवेट पायरुवेट जो है, ये जो है पहले चरण में ही, पहले चरण में पायरुवेट पायरुवेट थोड़ा और टूटता है, थोड़ा और ये CO2 प्लस इथेनॉल, क्या इथेनॉल, इथेनॉल यानी शराब, इथेनॉल यानी इथेनॉल देता है। और CO2 C और देता है H2O और मात्र 2 ATP ऊर्जा, 2 ATP ऊर्जा। इथेनॉल किससे बनता है, वायवीय के अवायवीय, इथेनॉल बनता है वायवीय के अवायवीय, इथेनॉल बनता है वायवीय के अवायवीय, ओ वायवीय ओ इथेनॉल बनता है, ओ वायवीय इथेनॉल बनता है। और वायवीय ज्यादा ऊर्जा मिलता है, वायवीय ज्यादा ऊर्जा मिलता है। और तीसरा टिप्पणी देख रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में ऊर्जा जमा होता है ATP के रूप में, ATP के रूप में। तो ज्यादा ऊर्जा वायवीय की, ज्यादा ऊर्जा अवायवीय, ज्यादा ऊर्जा वायवीय, कम ऊर्जा अवायवीय। एथेनॉल बनता है अवायवीय और CO2 H2O 38 ऊर्जा बनता है वायवीय बाय। और एक चरण होता है अवायवीय, 2 चरण होता है वायवीय, 2 चरण होता है वायवीय। पहला चरण होता है कोशिका द्रव में, पहला चरण होता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ग्लूकोज बदलता है, पायरुवेट में कोशिका द्रव में ग्लूकोज बदलता है। पायरुवेट में ऑक्सीजन चाहिए, वायवीय ऑक्सीजन चाहिए, वायवीय ऑक्सीजन नहीं चाहिए अवायवीय। और यहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में पायरुवेट पायरुवेट इथेनॉल और CO2 और H2O और मात्र 2 ATP ऊर्जा देता है। अब यहाँ ध्यान दो, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, ग्लूकोज पायरुवेट में जो बदलता है इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र किसे बोलते हैं, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना को ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाता है। तो बोलेगा ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ चलता है, तो कोशिका द्रव में चलता है, कोशिका द्रव में बदल रहा है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ चलता है, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है कोशिका द्रव में। परंतु यहाँ तो केवल कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है, परंतु यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, वायवीय में कंप्लीट होता है, कंप्लीट श्वसन, कंप्लीट श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम सब बगले बगले, इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जाम कहीं का सब जामरे जर हुआ है। तो लेकिन बाबिय श्वसन, बाबिय श्वसन 2 चरण में होता है, अंतिम चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो, यहां भी चलता है वो चक्र, क्या चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है उसे कौन चक्र बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाला चक्र को क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाला चक्र को क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कहा जाता है। और कोशिका धर्म में, कोशिका धर्म में, कोशिका धर्म में, कोशिका धर्म में, कोशिका धर्म में ग्लाइकोलाइसिस, 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 ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा चक्र? क्रेब्स चक्र, कैसा चक्र? क्रेब्स चक्र, कैसा चक्र? क्रेब्स चक्र, समझा? इतना हमको दिक्कत, इतना हमको दिक्कत नहीं, तो यही आपका है बाबिय अबाबिय, बाबिय और अबाबिय, बाबिय और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाबिय श्वसन ईस्ट में होता है, किसमें होता है? वो कल भी पढ़ाएंगे, अंतर फिर लिखाएंगे, कल एक बार अंतर फिर लिखाया जाएगा। अभी समझ गया है ना? दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स। क्लास 10 में इससे 5 नंबर से क्वेश्चन पूछता है या 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना? कभी कभी अंतर दे के 5 नंबर या 3 नंबर पूछ देता है, तो ठीक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है, और ये पूरी तरह से समझने वाला क्वेश्चन है। समझ गया तो बल्ले बल्ले, और ना समझा तो हुर्र। समझ आ गया, समझ आ गया? तो चलो मिलते हैं, इकोनॉमिक्स कहाँ मिलते हैं? 5 मिनट के अंदर। है बैला सब बैठा रहा, भागेगा, मारेंगे, फाड़ देंगे, सब तुरंत भाग जाता है। तो 5 मिनट में 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मिलते हैं बंदर, मिलते हैं बंदर इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में। चलो बाय बाय, ऑनलाइन वालों मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, और 2 मिनट के अंदर फिर देखते रहो, ठीक है ना? चलो बाय।